मित्रों, ईरान के अंदर युद्ध विराम को लेकर दो मत हैं। दूसरी तरफ कथित युद्ध विराम कराने वाला किरदार यानी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद डबल रोल में है। मुनीर की शख्सियत दोहरे चरित्र वाली रही है, लेकिन आज उसका पहनावा भी डबल रोल वाला दिख रहा है। मुनीर के इस डबल रोल को समझने के लिए आपको हमारी ये वीडियो रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कैसे मुनीर के चेहरे और कपड़े में ट्रंप का डर दिखाई दे रहा है। अब से 22 घंटे पहले 10 अप्रैल को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों को रिसीव किया था, लेकिन दोनों मौकों पर मुनीर अलग अलग पहनावे में नजर आया। ईरान के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए मुनीर फौजी वर्दी पहनकर गया था, जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को रिसीव करते वक्त मुनीर ने कोट पैंट पहन रखी थी। आखिर एक ही रात में मुनीर ने 2 मुलाकातों के लिए 2 बार कपड़े क्यों बदले? इस सवाल का जवाब एक तारीख में छिपा है। ये तारीख है 28 फरवरी 2025। फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के लिए जेलेंस्की अपनी ट्रेडमार्क फौजी ड्रेस पहनकर आए थे। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की की वर्दी वाली ड्रेस पर तंज भी कसा था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप जेलेंस्की पर बरस पड़े थे। यही घटना मुनीर के जहन में जिंदा रह गई थी। मुनीर को लगा कहीं फौजी ड्रेस में वेंस से मिलने पर ट्रंप दोबारा नाराज न हो जाएं। इसी वजह से मुनीर ने कोट पैंट पहन लिया था। इन दोनों मुलाकातों में न सिर्फ मुनीर की ड्रेस बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग अलग दिख रही थी। जब मुनीर ईरान के स्पीकर से मिला तो उसने सबको गले लगाया, लेकिन जेडी वेंस से मिलते वक्त मुनीर ने एक हाथ की दूरी बना रखी थी। ये दूरी ठीक वैसी ही थी जैसा एक गुलाम अपने मालिक के साथ बनाकर रखता है। मित्रों, इस कथित युद्ध विराम को हकीकत की शक्ल देने के लिए मुनीर किसी भी हद को पार कर सकता है। मुनीर को पता है अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो पाकिस्तान की जग हंसाई होगी, उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी, वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इतना ही नहीं, अगर संतुलित युद्ध विराम नहीं हुआ तो पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको मुनीर और शहबाज के सामने खड़ी इन्हीं चुनौतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरान के रुख से साफ हो चुका है कि वो अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहता है। अगर मुनीर और शहबाज इस युद्ध विराम के मसौदे में अमेरिकी शर्तों को शामिल नहीं करा पाए तो ट्रंप का नाराज होना तय है। वहीं हॉर्मूज पर ईरान के टोल वाली शर्त मानी गई तो सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों को नुकसान होगा। इससे पाकिस्तान के साहूकार यानी उसे कर्ज देने वाले अरब देश नाराज हो जाएंगे। ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान में मौजूद हैं। अगर मुनीर ने दम लगाकर कोशिश की तो शायद किसी किस्म की रजामंदी हो जाए, लेकिन मुनीर उस इजराइल का क्या करेगा जो मीलों दूर बैठकर रोज मुनीर के प्लान पर चोट कर रहा है। ईरान कह चुका है कि लेबनान में युद्ध विराम होना चाहिए। इजराइल युद्ध विराम पर राजी हो गया है, लेकिन नेतन्याहू ने इस बीच एक नया दांव खेल दिया। इस दांव को समझने के लिए आपको अमेरिका में इजरायली राजदूत येशिल लेटर का एक बयान ध्यान से देखना और समझना चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजरायली राजदूत ने कहा, इजराइल और लेबनान युद्ध विराम के लिए आधिकारिक बातचीत शुरू करने पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन हम हिजबुल्लाह से ना कोई बात करेंगे, ना ही हिजबुल्लाह को इस संवाद में पक्ष बनने देंगे। हिजबुल्लाह के आतंकी हमलों का इजराइल जवाब देता रहेगा। मित्रों, इजरायली राजदूत ने जो कहा उसे आज इजरायली सेना ने एक बार फिर सच साबित कर दिया। बेरूत के नजदीकी इलाकों में स्थित हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजराइल ने दोबारा हमले किए। इस हमले में हिजबुल्लाह के 10 से ज्यादा सदस्यों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में उसने लेबनान में 200 से ज्यादा हमले किए हैं। यहां आपको जानना चाहिए कि ईरान की दिलचस्पी लेबनान में नहीं थी, बल्कि लेबनान का नाम लेकर वो हिजबुल्लाह को बचाना चाहता था। दूसरी तरफ इजराइल इसी हिजबुल्लाह को खत्म करने पर तुला हुआ है। अगर आप इन तारों को जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली कार्रवाई पाकिस्तान में हो रही बातचीत और मुनीर के इरादों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यानी मित्रों, आतंकी देश पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की वार्ता का नतीजा क्या होगा यह अब आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन इस वक्त दुनिया भर के लोगों के मन में एक ही सवाल हो रहा है। हो सकता है यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा हो, क्योंकि इस युद्ध का असर आप पर भी जरूर हुआ होगा। सवाल यह है कि आखिर 39 दिनों के युद्ध में ऐसा क्या बदला कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। आखिर इस युद्ध से ट्रंप ने अपना कौन सा मकसद हासिल कर लिया कि वो ईरान से बातचीत करने लगे। पूरी दुनिया पूछ रही है कि 28 फरवरी को जो युद्ध अमेरिका के लिए जरूरी था वो अब जरूरी क्यों नहीं रह गया। जब 28 फरवरी और आज की स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया तो फिर अमेरिका बातचीत की टेबल पर क्यों आ गया। अगर उसे बातचीत करनी ही थी
तो दुनिया को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने के बाद ही क्यों? मित्रों, लोगों के मन में यह सवाल इसलिए है क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ लड़ाई में उतरने वाले देशों पर ही नहीं पड़ा, पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ट्रंप ईरान की सभ्यता तो खत्म नहीं कर सके, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था को जरूर तबाह कर दिया। युद्ध में दुनिया भर के देशों को क्या नुकसान हुआ, इस युद्ध का आप पर क्या असर होगा, यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के लिए युद्ध से पहले के हालात और मौजूदा हालात में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध शुरू करते वक्त अमेरिका ने इसके पीछे अपने 3 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। अमेरिका ने कहा था रिजिम चेंज करेंगे, यानी इस्लामिक सत्ता को बदलेंगे। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के कई बड़े नेताओं को तो मार दिया, लेकिन इस्लामिक सत्ता नहीं बदल पाए। उल्टे युद्ध के बाद ईरान में राष्ट्रवाद बढ़ा है और इस्लामिक सत्ता पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अमेरिका ने युद्ध के पीछे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात की थी, लेकिन इस मकसद में भी सफलता नहीं मिली। ईरान का यूरेनियम संवर्धन जारी है। अमेरिका ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट करने के लिए युद्ध किया था, लेकिन ईरान के पास अभी भी बड़ी मात्रा में मिसाइल मौजूद है। यानी ट्रंप अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए, लेकिन इसके बावजूद अब वो बातचीत कर रहे हैं, वो भी ईरान को पहले से अधिक मजबूत बनाकर। एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच भी चल रहा है, वो भी 4 साल से, लेकिन उस युद्ध का दुनिया के बाकी देशों पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा जितना असर 39 दिनों के इस युद्ध का हुआ। ट्रंप ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करने का इरादा बनाया था, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में परमाणु बम से भी बड़ा हथियार मिल गया। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना रह गया है। यानी युद्ध से पहले जो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ था, उसे ट्रंप ने युद्ध के जरिए बंद करवा दिया। मित्रों, चाणक्य नीति के अनुसार युद्ध तभी शुरू करो जब जीत लगभग निश्चित हो और शत्रु की कमजोरी का अच्छी तरह पता हो। उन्होंने बल से ज्यादा बुद्धि पर जोर दिया था, लेकिन ट्रंप ने बिना सोचे समझे युद्ध शुरू करने का फैसला किया। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके ईरान पूरी दुनिया में संकट खड़ा कर देगा। ट्रंप ने बल यानी ताकत के दम पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पाई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया। कच्चे तेल की कीमत $72 से बढ़कर $120 तक पहुंच गई। सोचिए, युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमत लगभग 70% तक बढ़ गई। इसकी वजह से हर रोज 10 से 11 मिलियन बैरल कच्चे तेल की सप्लाई कम हो गई। युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा भी तो पहली जैसी स्थिति नहीं रहेगी। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का प्लान बना लिया है। यानी जो देश तेल का आयात करेंगे, उन्हें खरीद की कीमत देने के अलावा ईरान को भी टैक्स देना पड़ेगा। ये एक तरीके से हफ्ता वसूली की तरह है। जैसे किसी इलाके के गुंडे रक्षा शुल्क के नाम पर व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं, ठीक उसी तरह ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से पैसा वसूलेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसे ईरान ने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट ही नहीं, बल्कि युद्ध की वजह से खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ। मित्रों, युद्ध के दौरान ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी देशों में तेल और गैस के 20 से ज्यादा प्लांट, रिफाइनरी, ऑयल फील्ड, पाइपलाइन और टर्मिनल को नुकसान हुआ। दुनिया में तेल और गैस के निर्यात में इन देशों का योगदान लगभग 1/3 है, लेकिन अब इन्हें ठीक करने में लंबा वक्त लगेगा। इनको जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी कीमत के रूप में उन्हीं देशों को करनी होगी जो तेल का आयात करते हैं। अकेले सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर हमले से 7 लाख बैरल प्रतिदिन की तेल सप्लाई ठप हो गई। यह सऊदी अरब के कुल निर्यात का 10% है। हॉर्मुज की नाकेबंदी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही है। दुनिया की लगभग 75% आबादी के सामने तेल और गैस का संकट है। फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। यूरोपीय देशों में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। मित्रों, तेल और गैस की न सिर्फ सप्लाई में कमी आई है, बल्कि इसकी वजह से महंगाई भी बढ़ी है। भारत की बात करें तो चाय पीने से लेकर हवाई यात्रा तक महंगी हो गई है। यह स्थिति उस समय है जब सरकार ने तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के बदले एक्साइज ड्यूटी में कमी करने का फैसला लिया है। मित्रों, युद्ध की वजह से घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम युद्ध के बाद दिल्ली में लगभग 310 रुपए बढ़ा है। इसके बाद भी कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत है। खाना पकाने का तेल 10 से 20% महंगा हुआ है। दाल और अनाज के दाम 5 से 10% तक बढ़े हैं, जबकि दूध और दही
5 से 8% तक महंगा हुआ है। कॉमर्शियल एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी से बाहर खाना खाने में अब 15 से 30% ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जेट फ्यूल की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से हवाई सफर 20% से ज्यादा महंगा हुआ है। डीएनए मित्रों, पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होने से भारत में अभी इस युद्ध का आम लोगों पर उतना आर्थिक असर नहीं है, लेकिन अगर युद्ध के असर से आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए तो हर सामान महंगा होना तय है। महंगाई का असर युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका पर साफ दिखाई देने लगा। अमेरिका में फरवरी के महीने में महंगाई की दर 2.4% थी, लेकिन युद्ध के असर से मार्च में अमेरिका में महंगाई की दर बढ़कर 3.3% हो गई है। पिछले 69 साल में अमेरिका में किसी एक महीने में महंगाई में बढ़ोतरी का यह एक रिकॉर्ड है। सोचिए, 69 साल में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि मई तक अमेरिका में महंगाई की दर 4% हो सकती है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार चली गई है। युद्ध के दौरान पेट्रोल 40% के करीब महंगा हुआ है। अमेरिका के लोगों ने सिर्फ महंगे तेल के रूप में मार्च महीने के दौरान $8 अरब यानी 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाए हैं। मित्रों, दुनिया के ज्यादातर देशों में यही स्थिति है। शेयर बाजार को भी इस युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान दुनिया के शेयर बाजार में 5.5% की गिरावट आई और निवेशकों को मार्च महीने में $14 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। समझ रहे हैं आप? $14 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था के तिगुने से भी ज्यादा है। लेकिन इस युद्ध ने बाजार को इतना पीछे छोड़ दिया है। आज आपको हर व्यक्ति पर युद्ध के आर्थिक असर के बारे में भी जानना चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंग स्टार और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के आकलन के आधार पर युद्ध की वजह से दुनिया की जीडीपी को करीब $2 ट्रिलियन के नुकसान का खतरा है। दुनिया की आबादी इस समय 810 करोड़ है। इस तरह जीडीपी के रूप में प्रति व्यक्ति नुकसान $271 यानी लगभग 25,000 रुपए का है। अगर 4 लोगों का एक परिवार है तो नुकसान 1 लाख रुपए का है। आपको यह भी जानना चाहिए कि युद्ध के कारण हर घंटे लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि हर सेकंड 5.5 करोड़ रुपए का। जब तक ये डेटा आप पढ़ेंगे तब तक दुनिया को 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका होगा। मित्रों, इस युद्ध का फैसला भले ही कुछ चुनिंदा लोगों ने लिया हो, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उन्होंने दुनिया भर के लोगों को काफी पीछे कर दिया। युद्ध का असर सिर्फ युद्ध जारी रहने तक ही नहीं रहेगा। अगर युद्ध थम जाता है तब भी लोगों की जेब पर इसका असर पड़ता रहेगा। यह अलग बात है कि दुनिया को संकट में डालने वाले ट्रंप ने युद्ध के दौरान भी अपना और अपने करीबियों का खूब फायदा कराया। शेयर बाजार और तेल बाजार में सट्टेबाजी से लेकर हथियार कंपनियों में ट्रंप के बेटों और दामाद की साझेदारी तक ट्रंप ने युद्ध से पूरा मुनाफा कमाया है। डीएनए मित्रों, हमने आपको आज डीएनए की शुरुआत में यह ताला दिखाया था। ध्यान से देखिएगा। हम ये ताला यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस ताले को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के मेन गेट पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दिया जाए।